हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छी होंगी। आज हम देखेंगे घरेलू हिंसा टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग क्वेश्चन लगाएं और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। जो आप यहाँ कर रही हो सेम चीज़ें आपको एग्ज़ाम में भी मिलने वाली है। तो क्या करें, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और बेहतर तरीके से वीडियो को वॉच करें। आपका अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं। घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे जो 18 बच्चे की बात वो बच्चा होगा जो 18 वर्ष से कम आयु का होगा, चाहे वो लड़का होगा चाहे वो लड़की होगी, के स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष को अभियोजित कर सकती है, अर्थात उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से जुड़ जाइए। अब देखेंगे डॉक्टर वेणुगोपाल जज महोदय ने अपने अध्ययन में क्या कहा है। उन्होंने अपने अध्ययन में कहा है कि अनेक कामकाजी स्त्रियां जो अपनी आय पर उनका स्वनियंत्रण नहीं होता है, जो तो जॉब करेंगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कर रही हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में कर रही हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रही हो, जैसा भी कर रही हैं, जो उनको वहाँ से आय मिलती है, जो उनकी अर्निंग होती है, उस पर उनका स्वनियंत्रण नहीं होता है, उस पर उनका उनके हस्बैंड का नियंत्रण होता है। या फिर अगर वो बालिका है तो उसके घर का कोई, चाहे उसका भाई हो या फिर जो उसका संरक्षक है या फिर उसके मम्मी पापा, उसका नियंत्रण होता है। प्रति माह जितना वेतन मिलता है वो अपने पति द्वारा धमकाकर या अन्य किसी दबाव से उनसे ले लिया जाता है। उन्हें घर का सारा काम करने के साथ साथ व्यवसाय के दायित्व का को भी पूरा करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। आप घर का सोचिए, सुबह का चाय नाश्ता, झाड़ू पोछा, बर्तन, बहुत सारे वर्क हो जाते हैं। इसके बीच में अगर आपको घर से निकल के कहीं बाहर जाना है या फिर वर्क टू होम करना है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो अगर इतना कोई कर रहा है उसके बाद भी उसकी जो अर्निंग हो रही है कोई और ले रहा है, तो समझ लीजिए कि मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है उसको। घरेलू हिंसा का ही एक प्रकार है। अगर घरेलू हिंसा के रूप में देखा जाए तो कितने प्रकार हैं, तो घरेलू हिंसा में एक तो होती है शारीरिक हिंसा। क्या? शारीरिक हिंसा, जिसमें मारपीट, अपंग या विकलांग करना, घसीटना, ठोकर मारना इत्यादि शामिल है। जैसे कोई एक महिला है, घर का काम कर रही है, उससे ढंग से काम नहीं किया गया या फिर जो डेली का वर्क करता है उससे एक छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं, तो उस छोटी मोटी गलती को लेकर के उसको मारना, पीटना, घसीटना, ये सारी चीज़ें शारीरिक हिंसा के रूप में देखी जाती हैं। और कुछ तो होते हैं लोग मेंटली रूप से मानसिक सही नहीं होती, उनकी मानसिक स्थिति नहीं सही होती। ऐसा नहीं कि वो पागल होते हैं, उनकी सोच सही नहीं होती है, तो आए टाइम वो इसको अंजाम दिया करते हैं। मारना पीटना, बात बात पे लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें हुआ करती हैं। भिक्षावृत्ति हेतु अंधा या लंगड़ा बनाना इसको आपने सोचा होगा, कहते हैं कि अरे बच्चों को चुरा ले जाएंगे और हाथ पैर तोड़ करके वहाँ भिक्षा मंगवाएंगे। ये तो हुई कि जैसे किसी को किडनैप करके ले लिया जाता है, तो वहाँ ऐसा होता है। लेकिन ये कुछ ऐसा है, ऐसा भी है कि कुछ जैसे फैमिली में देखो नहीं होता तो उनको भिक्षा के लिए मजबूर करेंगे, तुम भिक्षा मांगो, मांग के लाओ तो सारे लोग खाएंगे, ऐसा कुछ होता है। और दूसरा क्या होता है, और भिक्षा मांगेंगे तो जो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त वेल अप टू डेट दिखेगा उसको भिक्षा कोई थोड़ी देगा, तो उसके लिए उनको किसी न किसी रूप से उनका कोई ना कोई ऑर्गन जो है उसको डैमेज करना पड़ेगा। तो चाहे वो आँख से हो, चाहे पैर से हो, चाहे जैसा भी हो, वो कर ही देते हैं। लैंगिक हिंसा की बात करेंगे तो लैंगिक हिंसा में बलात्कार करना, पति द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाना, अश्लील चित्र या साहित्य जबरन दिखाना, बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, ये सारे लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अश्लील चित्र या साहित्य जबरन दिखाना, जो साहित्य भी आजकल में देखो जैसे अश्लील चित्र या साहित्य जैसे वेब सीरीज भी तमाम चल रही हैं, वो सारी भी कुछ देखने लायक नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए, भावनात्मक हिंसा या मौखिक हिंसा। भावनात्मक हिंसा या मौखिक हिंसा कैसे होती है? किसी को अपमानित करना, बाय द वे वो बहुत अच्छा नहीं है तो आप अच्छे नहीं हो, छोटे हो, मोटे हो, काले हो, नाटे हो, आपने बहुत कम पढ़ा है, आपसे अच्छा तो फलाना है, आपसे अच्छा तो ढिमकाना है, ये सारी चीज़ें हैं। अपमानित करके समझ लो किसी की भावना को
ठेस पहुंचाया जाता है, ये मौखिक हिंसा होती है। गाली गलौज करना, बात बात पे जहाँ चीज़ों को बातों से समझा जा सकता है, सलटाया जा सकता है, वहाँ गाली गलौज करना। आचरण या चरित्र पर आरोप लगाना, जैसे आपसे उसकी नहीं बन रही, छोटी सी बात कहीं हुई, कहीं दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वहाँ चरित्र को ही उछाल देना। कोई नौकरी कर रहा है तो इसको छोड़ दो, नहीं करो, घर में ज़्यादा काम है, तो ये सारी चीज़ें, या फिर उससे अच्छा तो ये है, ये कर डालो, तो वो सारी चीज़ें हैं जो आती हैं किसके, मौखिक या भावनात्मक रूप से। दहेज न देने की उलाहना देना, तो अब तो ऐसा भी होता है कि ये तो पुरुषों द्वारा ही नहीं, महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। अगर कोई 2-3 देवरानी जेठानी है और एक नंद सास वगैरह, तो क्या कहती हैं, अरे तुम अपने मायके से क्या पाई हो, अरे वो जो सामने वाली है ना, वो तो फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, मिक्सर और ये जो आटा पीसने वाली है, जो घर की घंटी आती है, ये सब कुछ उसको मिला है, तुम्हें क्या मिला है। अरे हम ये नहीं कह रहे तुम्हें नहीं मिला, लेकिन ये है कि सामने वाली को बहुत मिला है। मेरा स्टेटस देखो, उसका स्टेटस तो मेरे स्टेटस से कहीं बहुत कम है, लेकिन उसको मिला है। तो ये होता है मेंटली टॉर्चर करना। बेशक आप इस बात को उसे बता रहे हो कि सामने वाले को इतना मिला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में आ जाती है कि काश मेरे मम्मी पापा ने भी इतना दिया होता तो आपको कहने का मौका नहीं मिलता। और अन्य किसी प्रकार की धमकी देना, जैसे कहते हैं ना, अच्छे से काम नहीं करोगी ना तो तुम्हारे मायके भेज देंगे तुम्हारे पापा को बुला के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर जैसे कोई लड़का हो और मान के चलो कि जैसे भी उससे कोई काम करवाया जा रहा है, कर रहा है, नहीं करोगे ना, बहुत ज़्यादा वर्क दे दिया, नहीं करोगे, तुम्हारे पापा को फ़ोन करेंगे, तुम्हारे भाई को आने दो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भावनात्मक रूप से इसे पॉजिटिव वे में समझाना चाहिए। आर्थिक हिंसा, आर्थिक हिंसा की बात करें तो खाने पीने पर तमाम प्रतिबंध लगाना, आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, स्वयं एवं बच्चों के लिए उचित खर्च न देना, स्वयं एवं बच्चों के लिए उचित खर्च न देना, रोजगार करने न देना, आय वेतन इत्यादि का छीन लेना, घर से बाहर न निकलने देना, ये सारी चीज़ें आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। अब देखेंगे घरेलू हिंसा से पीड़ित पक्षकार कौन कौन से होते हैं। देखो, महिलाएं होती हैं, बालिकाएं होती हैं, बालक जो अवयस्क होते हैं, जो 18 से कम उम्र के होते हैं, और पुरुष होते हैं, और कौन होता है, बुजुर्ग भी होते हैं। आज के टाइम में तो बुजुर्ग बहुत ही ज़्यादा घरेलू हिंसा से परेशान है। जो आज के टाइम में ये 20 वाली लड़कियां आ रही हैं, जो 20 वाली लड़कियां बहुएं बनी, जो ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी दिखाने के चक्कर में, स्मार्ट बनने के चक्कर में अपने जो घर के उनके बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा ससुरा से आनाकानी करते हैं, उसको करना नहीं चाहती। लेकिन ये हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। आपके ही मम्मी पापा हैं, आप अगर किसी की मम्मी पापा का नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारी भाभी आएगी, तुम्हारे मम्मी पापा का बिल्कुल नहीं करेगी। तो वो सोच के करो, कम से कम अगर कोई भावनाएं नहीं अटैच हो रही हैं, इमोशंस नहीं मिल रहे हैं, तब भी आप ये सोच के करो कि मेरे मम्मी पापा का कौन करेगा। और ये भी सोचो कि इनका हम नहीं करेंगे तो आखिर करेगा कौन, इनके पास तो है ही नहीं कोई, जिनका इनके पास जो भी था वो हमें दे दिए, अभी भी जो कर पाते हो हमारे लिए कर रहे हैं, तो करेगा कौन इनके लिए, तो आप लोग ही करोगे। तो प्लीज़ जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं इस बात को आप लोग प्लीज़ ऐसा नहीं करिएगा। इस मुख सेविका के साथ गॉड प्रॉमिस करिए कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, घरेलू हिंसा के कारण, घरेलू हिंसा के कारण क्या हैं। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है। क्या है, मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं। प्राप्त दहेज से असंतुष्ट साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना शामिल है। अगर वो असंतुष्ट है ना तो क्या क्या करेंगी, बच्चों की गलतियां देंगी, और जो उनका है, जो उनका सोलमेट है, उसको कुछ भी नहीं बताएंगी, घर से बाहर चलें किसी को भी ना बताए, खाना भी बिना मन का बना देंगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। विवाहेतर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बांझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है। पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पलियों के निर्देशों का पालन न करना, पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेतर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना, बच्चों की उचित देखभाल न करना, पति पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरुषों का बांझपन आदि कारण है।
बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना करना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन या पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर नहीं होना, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना आदि हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 पे देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में बाल श्रम, शारीरिक शोषण, क्या बाल श्रम, शारीरिक शोषण या पारिवारिक परंपराओं का पालन न करने के लिए उत्पीड़न, उन्हें घर पर रहने के लिए मजबूर करना और उन्हें स्कूल जाने की अनुमति न देना आदि हो सकता है। छठे पॉइंट पे देखेंगे, गरीब परिवारों में पैसे पाने के लिए माता पिता द्वारा मंदबुद्धि बच्चों के शरीर के अंगों को बेचने की खबरें मिली हैं। ये घटना बच्चों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की उच्चता को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 7, वृद्ध लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में बूढ़े माता पिता के खर्चों को झेलने में बच्चे झिझकते हैं। वे अपने माता पिता को भावनात्मक रूप से पीड़ित करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए उनकी पिटाई करते हैं। अब घरेलू हिंसा के क्या देखेंगे, प्रभाव देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिए इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है कि अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवन शैली की मुख्य धारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। घरेलू हिंसा की ये सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं, जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वो स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सिटी स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कालोसोम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग से खुट जाता है, जिससे उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती है। बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। इसका असर ऐसे बच्चों का अन्य कमज़ोर बच्चों व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता है। बालिकाएं नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाएं सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेते हैं। अब घरेलू हिंसा के रोकने के उपाय क्या हैं? समाज में प्राचीन काल से ही घरेलू हिंसा का उत्पीड़न महिलाओं तथा बच्चे झेलते आए हैं, परंतु उनको रोकने में समाज ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। आज विश्व के कतिपय देश ही घरेलू हिंसा के विरुद्ध कुछ अधिनियम या कानून बनाए हैं, जिनमें भारत देश भी शामिल है। वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से बचाव के लिए अधिनियम लाया, जिसे घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 कहा गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एक कारगर तथा उपयोगी कानून सिद्ध हुआ, जो काफ़ी हद तक महिलाओं एवं बच्चों का घरेलू हिंसा से बचाव किया। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 द्वारा भारत में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने वाले परिवार को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है। सरकार ने वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं प्रारंभ की है, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुंच को सुगम और सुनिश्चित करना है। महिलाओं के साथ ही होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ओग इंडिया ने लड़के रुलाते नहीं अभियान चलाया। क्या? महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ओग इंडिया के लड़के रुलाते नहीं अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन ब्रेक थ्रू द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ बेल बजाओ अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली
घरेलू हिंसा से निपटने के लिए निजी स्तर पर किए गए शानदार प्रयास थे। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की मुख्य धारा जो हिंसा के रोकने में सफल रही। इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? कुल 5 धाराएं हैं, 5 अध्यायों 37 धाराएं हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम जो कि 2005 में पारित हुआ, कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो 5 अध्याय 37 धाराएं हैं। त्वरित सुनवाई धारा 12 में कहा गया है कि घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज होने के 60 दिनों के भीतर कार्यवाही का किया जाना अनिवार्य। जैसे कोई आपकी घरेलू हिंसा की कंप्लेन आप किसी भी स्थानीय चौकी या फिर स्थानीय थाना के थाना तो होते ही स्थानीय चौकी या फिर थाने में दर्ज करवाती हैं तो 60 दिन मीन्स 2 महीने के अंदर उस पर कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है। किसके तहत? धारा 12 के तहत और घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की। आश्रय गृह में रहने की व्यवस्था धारा 6 कहती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 6 कहती है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला बालक को अलग से रहने हेतु आश्रय गृह की व्यवस्था। मतलब धारा 6 में आश्रय गृह की व्यवस्था की गई है। चिकित्सीय सहायता धारा 7, ये भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 7 क्या कहती है? चिकित्सीय सहायता। ऐसे पीड़ितों की आवश्यक चिकित्सीय सहायता राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। निःशुल्क मतलब जो अगर किसी को चिकित्सक की ज़रूरत है, किसी को फिजिशियन की ज़रूरत है तो हेल्प की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अपराधी को हिरासत में लेना धारा 21 क्या? धारा 21 अपराधी को हिरासत में लेना धारा 21 इस अधिनियम की सबसे मुख्य धारा है 21, जिसके तहत पीड़िता को परेशान करने वालों को सरकार द्वारा हिरासत में लेने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अतिरिक्त कुछ अन्य भारतीय अधिनियमों एवं संहिताओं के तहत घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय किए गए हैं। जैसे कि आईपीसी की धारा 113, ये इंडियन पीनल कोड क्या? इंडियन पीनल कोड की धारा 113 ए के तहत दंड संहिता की इस धारा के अनुसार पति या नातेदारों द्वारा विवाहिता की दहेज प्रताड़ना पर दंड देने का प्रावधान है। किसमें? 113 के तहत। आईपीसी इंडियन पीनल कोड की धारा 372 के तहत वैश्यावृत्ति हेतु किसी बालिका बेचने पर दंड। अगर कोई बालिका बेची जाती है वैश्यावृत्ति के लिए तो 372 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। आईपीसी की धारा 376 ये क्या कहती है? बलात्कार जिसमें अपनी ही पत्नी जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है के साथ किया गया सहवास बलात्कार माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4 घरेलू हिंसा जो आर्थिक हानि पहुंचाता है से संबंधित दंड। आईपीसी की धारा 406 है जो महिला को दहेज से मिले सामान पर परिवार द्वारा कब्जा कर लेने पर है। आईपीसी की धारा 125 के तहत घरेलू हिंसा से तलाक ले लिए जाने पर पत्नी को भरण पोषण भत्ता दिलाता है। कौन? पति से दिलाता है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं केंद्र सरकार कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से घरेलू हिंसा को रोकने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग इस आयोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। घरेलू हिंसा के विरुद्ध वन टॉप सेंटर के माध्यम से सरकार ने पीड़ितों को समुचित मानसिक एवं शारीरिक सहायता उपलब्ध कराती है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और आज का सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल हाजिर होंगे फिर आपके साथ, किसके साथ? प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए शारदा ब्रेन बूस्टर चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार।